So students, we are studying about the chapter number 1, rotational dynamics, and today's lecture number is 11, and today's topic is moment of inertia of continuous bodies just like a ring, disc, rod, etc. as per new syllabus. लेकिन बच्चों उसके पहले लेते हैं थोड़ा रिवीजन। हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में स्टडी किया था। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने देखा था, मैंने आपको उसका फॉर्मूला बताया था, दैट इज इक्वल टू आई से हम लोग उसको डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर वेयर आई इज इक्वल टू 1 to n। तो ये जो फॉर्मूला हमने लर्न किया था दैट इज फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स, डिस्क्रीट बॉडी के लिए ये फॉर्मूला था। मतलब देखो यहाँ पे दो टाइप की बॉडीज होती है, एक होती है डिस्क्रीट और दूसरी होती है कंटिन्यूअस। तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल ये बॉडी जो है ये डिस्क्रीट है, ऐसे हम लोग कंसीडर करते हैं। तो इसका एक पार्टिकल यहाँ पे है तो दूसरा पार्टिकल यहाँ पे है, मतलब दोनों में कुछ तो भी डिस्टेंस है, ऐसे हम लोग उसको कंसीडर करते हैं। बट कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब यही बॉडी अगर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन में है तो इसका एक पार्टिकल इधर तो एक पार्टिकल इधर, एक पार्टिकल यहाँ पे, मतलब दो पार्टिकल्स के बीच में बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं है, बहुत नज़दीक पार्टिकल्स होते हैं। तो ऐसी बॉडी को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी। और डिस्क्रीट बॉडी मतलब उसका एक मास यहाँ पे तो दूसरा मास यहाँ पे तो तीसरा मास यहाँ पे, मतलब पार्टिकल्स का जो मास है उनके बीच में डिस्टेंस होता है। और कंटिन्यूअस में दो पार्टिकल्स के बीच में बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं होता, कंटिन्यूअसली वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं सभी मासेस। तो ऐसी बॉडी को बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी। तो ऐसी बॉडी के लिए मतलब जो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी होती है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हम लोग ये नहीं यूटिलाइज करते, उसके लिए दूसरा फॉर्मूला है। तो वो फॉर्मूला क्या है पहले हम लोग मैं आपको वो बताती हूँ, उसके बाद आगे का टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे। तो बच्चों उसका फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं, ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन इज, यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन लेना पड़ता है वो बॉडी का, और डिस्टेंस का r उसका स्क्वायर इनटू dm, मतलब एक सिंगल पार्टिकल का मास हम लोग dm लेते हैं, उसका डिस्टेंस लेते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उसका स्क्वायर, वही फॉर्मूला है, बस हमने यहाँ पे इंटीग्रेट किया है। तो एक सिंगल पार्टिकल का पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट करके होल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिलेगा। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखो, क्योंकि आगे जाके सभी टॉपिक्स में हम लोग यही फॉर्मूला यूटिलाइज करने वाले हैं। इसका मीनिंग मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। तो देखो उसका मीनिंग क्या है उस फॉर्मूले का। सपोज हमने एक कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी ली जो सेंटर से उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है, सेंटर से मतलब वो ऐसे रोटेट हो रही है, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और यहाँ पे हमने एक सिंगल पार्टिकल कंसीडर किया जिसका मास है dm और उसका डिस्टेंस है r फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये पार्टिकल का हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये सिंगल एक छोटे से पार्टिकल के लिए छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग पहले निकालेंगे di, दैट इज इक्वल टू उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिलेगा r स्क्वायर dm। di का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे हम लोग निकालते हैं mr स्क्वायर, एक मिनट, di हम लोग निकालते हैं mr स्क्वायर, इसका मास क्या है dm, तो m की जगह पे हम लोग लेंगे dm, और r स्क्वायर डिस्टेंस यहाँ पे आ रही है तो यहाँ पे हम लोग लेंगे r स्क्वायर। तो ये हो गया ये सिंगल पार्टिकल के लिए। अगर ऐसे बहुत सारे पार्टिकल है, पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, पार्टिकल 3, ऐसे बहुत सारे कंटिन्यूअसली, मतलब बिल्कुल भी इसमें डिफरेंस नहीं है, तो हम क्या करते हैं टोटल इनर्शिया ये होल बॉडी का निकालने के लिए ये सभी पार्टिकल्स को इंटीग्रेट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ di। ये सभी पार्टिकल्स का इंटीग्रेशन हम लोग लेते हैं। तो यही इंटीग्रेशन क्या आएगा यहाँ पे, di की जगह पे ये फॉर्मूला पुट कर दो, r स्क्वायर हम लोग पहले लिखेंगे, उसके बाद हम लोग dm लिखेंगे। दिस इज द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी, पर्टिकुलर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी। तो उसका ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग ऐसे निकालेंगे, ऐसा उसका मीनिंग है।
तो ये फॉर्मूला यूटिलाइज करके आज हम लोग बहुत सारी कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग। तो सबसे पहले मैं आपको इसका मीनिंग बताती हूँ। रिंग सबको पता है। सपोज मैंने एक रिंग ली यहाँ पे, तो यहाँ पे उन्होंने एक वर्ड यूटिलाइज किया है यूनिफॉर्म रिंग। तो देखो ये रिंग हमने कंसिडर की, ये रिंग के सेंटर से ये रिंग को हमने रोटेट किया ऐसे इस डायरेक्शन में। तो रिंग ऐसे रोटेट हो रही है, तो ये होगी उसकी रेडियस दैट इज आर। तो यहाँ पे जो ये यूनिफॉर्म रिंग है, मतलब यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब क्या है, सपोज ये रिंग 10 kg की है, तो इसका जो मास है वो पूरा 10 kg उसके सरकमफरेंस पे डिस्ट्रीब्यूट किया है, ऐसा उसका मीनिंग है। मतलब पूरी रिंग सरकमफरेंस पे, पूरा मास सरकमफरेंस पे ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो भी इक्वली। मतलब यहाँ से सेंटर से इस साइड में 5 kg होगा, तो इस साइड में 5 kg, तो मास को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है, ऐसा उसका मीनिंग है। इसलिए इसको कहते हैं यूनिफॉर्म रिंग। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं कहीं का भी पार्टिकल कंसीडर करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ का पार्टिकल कंसीडर किया जिसका मास है m1 और इसकी रेडियस है r1, तो मुझे फॉर्मूला क्या मिलेगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलेगा, m1 r1²। वैसे ही अगर मैं यहाँ का पार्टिकल कंसीडर करूँ तो उसकी भी रेडियस सेम रहेगी, सबकी रेडियस सेम रहेगी, दैट इज m2 r2²। तीसरा पार्टिकल मैंने यहाँ का कंसीडर किया, उसकी रेडियस भी सेम रहेगी, m3 r3²। ऐसे सभी के पार्टिकल हमने कंसीडर किए तो सबकी रेडियस सेम रहेगी। मतलब बॉडी का पूरा मास कहाँ है, अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। तो अगर मुझे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो टोटल मास कितना है, सपोज टोटल मास हमने m कंसीडर किया इस रिंग का, ये सभी मासेस को कंबाइन करके मैंने m कंसीडर किया, और रेडियस अगर मैंने r कंसीडर की तो मुझे फॉर्मूला क्या मिलेगा, mr²। ये होगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग। तो ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला था, क्योंकि यहाँ पे सभी पार्टिकल सेम डिस्टेंस पे थे। रिंग है, इसका मतलब सभी पार्टिकल सेम डिस्टेंस पे है, और इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सेंटर से जा रहा है। देखो यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन जो है और उसका ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहाँ से जा रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे जाके दो एग्जाम्पल वैसे मैं सॉल्व करने वाली हूँ जहाँ पे दोनों का बॉडी तो सेम है लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन अलग अलग जगह पे है। मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे रहेगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² रहेगा, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर यहाँ पे रहेगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग रहेगा। तो वो कैसे अलग रहेगा वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि हमने फैक्टर्स देखे हैं। फैक्टर्स में हमने देखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे है तो पूरा मास का डिस्ट्रीब्यूशन इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास चेंज हो गया, और उसकी वजह से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होगा। कैसे चेंज होगा आगे के एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे। और ये जितने भी फॉर्मूलेज मैं आपको बताने वाली हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, ये सभी फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क। अभी रिंग और डिस्क में दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो यहाँ पे रिंग में हम लोगों ने देखा कि 10 kg मास जो है वो पूरा सरकमफरेंस पे था और अंदर पूरा एम्प्टी स्पेस था। बट यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा भरा हुआ होगा 10 kg का। बट ये यूनिफॉर्म डिस्क है। यूनिफॉर्म डिस्क का मतलब क्या, अगर मैं इतना एरिया कंसीडर करती हूँ तो इतने एरिया पे या फिर इतने एरिया पे, ये दोनों एरियाज पे सेम मास रहेगा। अगर इसका मास m है तो इसका भी मास m ही रहेगा। मतलब मास पर यूनिट एरिया सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। हर एक क्रॉस सेक्शन एरिया पे इक्वल मास डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। ऐसे डिस्क को हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म डिस्क। ये उसका मीनिंग है। मतलब मास पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू सेम। मतलब सपोज ये 10 kg की डिस्क है, तो यहाँ पे मैं 10 एरियाज बना लूँ तो एक एरिया के ऊपर 1 kg, दूसरे एरिया के ऊपर 1 kg। ऐसा नहीं कि एक एरिया के ऊपर 1 और दूसरे एरिया में 2 kg,
नहीं, बट एक एरिया में 1 kg, दूसरे में 1, तीसरे में 1, ऐसे 10 एरियाज में 1 kg मास डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। मतलब मास पर यूनिट एरिया क्या है यहाँ पे, सेम है। और ये मास पर यूनिट एरिया की क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं, इस फॉर्मूले को एक पर्टिकुलर नाम है, उसको कहा जाता है सरफेस डेंसिटी। सरफेस डेंसिटी, तो इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। दिस इज कॉल्ड है सिग्मा। तो सिग्मा इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, मास अपॉन एरिया। तो ये जो फॉर्मूला है इसका यूटिलाइजेशन हम लोग इस फॉर्मूले में करने वाले, इस टॉपिक में करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। तो सबसे पहले याद रखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर यूनिफॉर्म डिस्क है, इसका मतलब क्या, उसकी सरफेस डेंसिटी इक्वल है, सरफेस डेंसिटी सेम है, तभी हम लोग उसको यूनिफॉर्म डिस्क बोल सकते हैं। तो चलो उसका फॉर्मूला देखते हैं हम लोग कैसे डिराइव करना है। कंसिडर करते हैं ये एक यूनिफॉर्म डिस्क है जिसकी रेडियस हमने कैपिटल आर से डिनोट की। फॉर एग्जाम्पल दिस इज डिस्क हैविंग मास m और उसकी रेडियस हमने कैपिटल आर से डिनोट की। तो सबसे पहले हम लोग इसकी सरफेस डेंसिटी निकालते हैं। सरफेस डेंसिटी मैंने आपको बताया दैट इज डिनोटेड बाय सिग्मा इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, मास अपॉन एरिया। तो यहाँ पे ये डिस्क है और डिस्क का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें मिलेगा सिग्मा इज इक्वल टू m डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे हमें कैपिटल आर, क्योंकि रेडियस हमने कैपिटल आर से डिनोट किए है तो कैपिटल आर लिखेंगे। तो सरफेस डेंसिटी हमें मिलेगी m डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर। अभी यहाँ पे ये जो डिस्क है ये बहुत सारी रिंग्स के बनी हुई, देखो यहाँ सपोज मैंने ये 0 कंसिडर किया, 0 से लेके r तक ये कितना रहेगा, r, ये रहेगा 0 और ये रहेगा r। 0 से लेके r तक अगर मैं ऐसी रिंग्स कंसिडर करूँ तो ये एक रिंग बनेगी, ये दूसरी रिंग बनेगी, ये तीसरी रिंग बनेगी, ये चौथी रिंग बनेगी, ऐसी बहुत सारी रिंग्स इकट्ठा होके ये पूरी डिस्क बनी है। तो कंसिडर करते हैं इसमें से ही एक रिंग हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं। सपोज मैंने ये वाली रिंग कंसिडर की, तो ये एक रिंग मैंने यहाँ पे कंसिडर की जिसका थिकनेस मैंने dr लिया और इसकी जो रेडियस है वो हमने स्मॉल r से डिनोट की और इसका जो मास है वो हमने dm से डिनोट किया। एक सिंगल रिंग का पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर होल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो ये एक सिंगल रिंग मैंने कंसिडर की जिसका मास है dm, जिसका रेडियस है r और जिसका थिकनेस मतलब ये जो थिकनेस है वो है dr। तो ऐसी रिंग के लिए हमें सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। स्मॉल डिस्क है मतलब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग di, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू हमें मिलेगा r स्क्वायर dm। ऐसे हम लोग निकालते कंटिन्यूअस बॉडी का। आपके बुक में इसको IR से डिनोट किया है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग। तो मैं IR से भी लिख सकती हूँ या फिर आप DI से भी उसको डिनोट कर सकते हैं। और इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला होता है सरकमफरेंस 2 पाई r इंटू दैट थिकनेस दैट इज dr। तो इसका एरिया हमें मिलेगा 2 पाई r dr। देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया r स्क्वायर dm, इसका एरिया 2 पाई r dr। अब इसकी डेंसिटी हम लोग निकाल लेते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन एरिया। तो इसका मास हमने किससे डिनोट किया है, इसका मास हमने डिनोट किया है dm से और इसका एरिया क्या है इसका 2 पाई r इंटू dr। तो यहाँ पे हमें dm मिल जाएगा। dm हमें क्या मिलेगा, dm इज इक्वल टू, ये सिग्मा इस साइड शिफ्ट होगा तो हमें मिलेगा 2 पाई सिग्मा इंटू r इंटू dr। ये फॉर्मूला हमें मिला dm का। तो अभी ये ir इज इक्वल टू क्या है, देखो ये ir मतलब वो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज r स्क्वायर dm। लेकिन हमें चाहिए पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब 0 से लेके r तक जितनी भी रिंग्स है वो सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि हम लोग I से डिनोट करने वाले हैं, ये सभी रिंग्स को इंटीग्रेट करेंगे। मतलब I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ IR, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके कैपिटल R तक सभी रिंग्स को हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया। तो यहाँ पे हम लोग IR का फॉर्मूला पुट करते हैं। 0 से लेके कैपिटल R तक IR क्या है यहाँ पे, R स्क्वायर dm।
लेकिन डीएम का फॉर्मूला हमने अभी यहाँ पे डिनोट किया है, ये जो डीएम का फॉर्मूला है ये इसमें डाल दो, तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन 0 से r 0 टू r r स्क्वायर इंटू 2 पाई सिग्मा r इंटू डी आर। ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिला। आर स्क्वायर 2 पाई आर सिग्मा आर इंटू डी आर। तो यहाँ पे 2 पाई सिग्मा ये सब कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि इंटीग्रेशन हम विथ रिस्पेक्ट टू डी आर ही लेते हैं। तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 2 पाई सिग्मा को आप लोग कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट टर्म्स है। और 0 टू आर कौन सी टर्म्स का इंटीग्रेशन हमें आएगा, आर स्क्वायर इंटू आर बन जाएगा आर क्यूब इंटू डी आर। तो आर क्यूब आपको पता होगा इंटीग्रेशन ऑफ आर रेस टू एन डी आर, इसका फॉर्मूला होता है आर रेस टू एन प्लस 1 डिवाइड बाय एन प्लस 1। मतलब अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 आएगा, 4 डिवाइड बाय 4 आएगा। तो यहाँ पे आर क्यूब है मतलब 4 डिवाइड बाय 4 आएगा। तो हमें फॉर्मूला मिलेगा आई इज इक्वल टू 2 पाई सिग्मा इंटीग्रेशन लेना है, इसका मतलब हमें फॉर्मूला मिलेगा आर क्यूब का फॉर्मूला आर रेस टू 4 डिवाइड बाय 4 और कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके r तक। इंटीग्रेशन सॉल्व करते नहीं आता है, 11 का जो सेकेंड चैप्टर है उसमें दिया है, या फिर मैथ्स में इंटीग्रेशन आएगा ही तब आपको समझ में आएगा कैसे सॉल्व करना है। अभी मैं आपको डायरेक्टली बता रही हूँ यहाँ पे 2 पाई सिग्मा आर रेस टू 4 डिवाइड बाय 4। और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ दिया है, हमें कहाँ से कहाँ तक लेने हैं, सबको इंटीग्रेट 0 से लेके, मतलब ये 0 से लेके r तक सभी रिंग्स को इंटीग्रेट करना है। देखो मैं इसको रफ कर रही हूँ, कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स में लास्ट में देने वाली हूँ। तो हमें फॉर्मूला मिला था आई इज इक्वल टू 2 पाई सिग्मा आर रेस टू 4 डिवाइड बाय 4 0 टू r। तो यहाँ पे इस r की जगह पे एक बार हम लोग ये r पुट करेंगे और 0 पुट करेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो i इज इक्वल टू होता है 2 पाई इंटू सिग्मा। अब यहाँ पे सिग्मा का फॉर्मूला पुट कर दो। सिग्मा का फॉर्मूला क्या है, m डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने निकाला था स्टार्टिंग में ही, देखो। और r रेस टू 4, एक बार r रेस टू ये r डालेंगे डिवाइड बाय 4 एज इट इज रहेगा, और एक बार 0 डालेंगे, ये 0 डालेंगे डिवाइड बाय 4 एज इट इज रहेगा। तो ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी और हमें मिलेगा दैट इज इक्वल टू 2 पाई एम आर रेस टू 4 डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर इंटू ये 4। मतलब ये आर स्क्वायर आर रेस टू 4 डिवाइड बाय 4 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे ये जो आर स्क्वायर है, यहाँ पे भी कैपिटल आर है, तो ये आर स्क्वायर, इसमें से आर स्क्वायर कैंसिल होगा तो आर स्क्वायर ही बचेगा, और पाई पाई भी कैंसिल होगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2 2 जा 4। तो यहाँ पे हमें मिलेगा m, इसमें से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो यहाँ पे सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा, एम आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ये हमें मिला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क। तो यूनिफॉर्म रिंग का फॉर्मूला क्या है, रिंग के लिए फॉर्मूला है एम आर स्क्वायर, लेकिन डिस्क के लिए फॉर्मूला क्या है, हाफ एम आर स्क्वायर। तो ये सभी फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। वैसे लास्ट में मैं आपको एक टेबल देने वाली हूँ, उसमें ये सभी फॉर्मूलेज इंक्लूडेड है। तो ये अभी आपको याद रखना है कैसे निकाला हमने। होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। So radius of gyration, but before to move towards the topic, first of all I would like to revise the previous lecture. तो देखो हमने प्रीवियस लेक्चर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ये स्टडी किया था। मैंने आपको कहा था कोई बॉडी है, सपोज ये सर्कुलर शेप की बॉडी है, इसको हम लोग ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड रोटेट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। मतलब इस बॉडी को हम लोग ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो इसका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन रहेगा जिसके अराउंड ये बॉडी रोटेट हो रही है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये कंसेप्ट सबको क्लियर है होप सो। मतलब यहाँ का पार्टिकल, वापस एक बार बता देती हूँ, यहाँ का पार्टिकल जो है वो ऐसे रोटेट हो रहा है, ऐसे सर्कल बना रहा है। यहाँ का पार्टिकल ऐसे सर्कल बना रहा है, यहाँ का पार्टिकल ऐसे सर्कल बना रहा है। तो इन सभी पार्टिकल्स के जो सर्कल है उनके सेंटर से, और इन सेंटर्स को अगर हम कंबाइन कर दे तो हमें एक एक्सिस मिलती है जो कि परपेंडिकुलर होती है प्लेन को। उसी को, ये देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर है इस प्लेन को, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन।
तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के जो पार्टिकल्स है, मतलब सेंटर ऑफ ऑल द सर्कल्स, वो रोटेट नहीं होते, लेकिन बाकी के जो पार्टिकल्स है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड रिवॉल्व होते हैं। और इसी से हम लोग निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू mr²। तो यहाँ पे ये r जो है दैट इज द रेडियस ऑफ दैट पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसको हम r बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ का पार्टिकल हमने कंसिडर किया जिसका मास m है और ये r है, तो ये m और r² ये दोनों को मिला के जो फॉर्मूला बनेगा उसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे और एक दूसरा फॉर्मूला हमने स्टडी किया था, दैट इज द समेशन ऑफ mi ri² एंड i इज इक्वल टू 1 to n। मतलब यहाँ के बहुत सारे पार्टिकल्स हमने कंसिडर किए थे, m1, m2, m3, mn, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स कंसिडर किए। इन सब का डिस्टेंस लिया हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन से r1, r2, r3 अप टू rn, और उन सबको कंबाइन करके हमें ये इन सब की समेशन करके हमें ये फॉर्मूला मिला। तो इसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बच्चों देखो यहाँ पे जो हमने पार्टिकल्स लिया, अभी ये तो पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, ऐसे कंसिडर करते हैं, वो कंपनी में एक मशीन बनता है जिसमें एक पार्ट है, वो पार्ट को फिक्स्ड किया होता है और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हमें निकालना है, सॉरी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है वो पार्ट का। तो क्या उस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या सभी पार्टिकल्स के रेडियस हम लोग मेजर करते बैठेंगे? इज दैट पॉसिबल प्रैक्टिकली? यहाँ का पार्टिकल लिया उसकी रेडियस मेजर करो, यहाँ का पार्टिकल लिया उसकी रेडियस, ऐसे बॉडी के हर एक पार्टिकल का रेडियस मेजर करना हमें पॉसिबल नहीं है। बॉडी का मास तो हमें मिल जाएगा, बट हर एक पार्टिकल का रेडियस मेजर करना हमें पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? द सॉल्यूशन इज रेडियस ऑफ जायरेशन। तो एग्जैक्टली रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। देखो हर एक बॉडी में एक पॉइंट ऐसा होता है जिस पॉइंट के ऊपर बॉडी का होल मास कॉन्सेंट्रेट होता है। मतलब फॉर एग्जांपल ये बॉडी में कंसीडर करूं तो इस बॉडी में ये टोटल मास है, अगर हम इसको ऐसे पकड़ते हैं दैट इज द टोटल मास ऑफ द बॉडी। लेकिन इस बॉडी में एक पॉइंट ऐसा है जिस पॉइंट पे ये बॉडी का पूरा मास कॉन्सेंट्रेट हुआ है। तो वो पॉइंट हम कैसे ढूंढते हैं? जहाँ पे अगर मैं बॉडी को ऐसे लेके आती हूँ, दोनों पॉइंट्स को यहाँ कंबाइन करती हूँ, तो यहाँ पे मुझे एक पॉइंट ऐसे मिलता है जहाँ पे बॉडी पूरी बैलेंस हो रही है, मतलब नीचे नहीं गिर रही है। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे बॉडी का पूरा मास, ये उसका सेंटर आएगा। सेंटर भी आ सकता है, सेंटर से दूसरी तरफ भी आ सकता है, पोजीशन कहीं पे भी हो सकती है वो पॉइंट की, जहाँ पे बॉडी का पूरा मास क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड। होल मास ऑफ द बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड एट दिस पॉइंट। सपोज ये बॉडी का वो पॉइंट हम लोग कंसिडर करते हैं, इसको मैं रफ करती हूँ, 1 सेकेंड। सपोज कंसिडर करते हैं एक इरेगुलर शेप की बॉडी है। रेगुलर शेप की बॉडी का तो सेंटर ही रहेगा, मतलब ये सर्कुलर बॉडी है रेगुलर शेप की, तो इसका पॉइंट कहाँ पे रहेगा? जहाँ पे पूरा मास कॉन्सेंट्रेट है वो सेंटर ही रहेगा। लेकिन अगर इरेगुलर शेप की बॉडी है तो उसका पॉइंट कहीं पे भी आ सकता है। सपोज ये वो पॉइंट है जहाँ पे बॉडी का पूरा मास कॉन्सेंट्रेट है, मतलब यहाँ का पार्टिकल मैंने लिया उसका m1, यहाँ का पार्टिकल लिया उसका मास m2, यहाँ का पार्टिकल लिया उसका मास m3, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स है अप टू mn। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें कितना मास मिलेगा? ये सभी पार्टिकल्स की एडिशन, मतलब m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn। तो यहाँ पे जो मास रहेगा वो टोटल मास रहेगा बॉडी का, जो कि इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हुआ है। जैसे मैंने आपको इस मार्कर में दिखाया, इसका जो सेंटर पॉइंट है, इसमें ये बॉडी का पूरा मास कॉन्सेंट्रेट हुआ है, जहाँ पे ये बॉडी बैलेंस होती है वो पॉइंट। तो ये पॉइंट जो है यहाँ पे बॉडी का टोटल मास सपोज हमने कंसिडर किया m, मतलब दैट इज इक्वल टू क्या रहेगा? m1 प्लस m2 प्लस अप टू mn, ये सभी पार्टिकल्स की एडिशन। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस रहेगा वो डिस्टेंस सपोज हमने k कंसिडर किया। इस पॉइंट का एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस रहेगा उसको हमने k कंसिडर किया।
तो इस पॉइंट का अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो वो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, mr²। यहाँ पे हमने क्या लिया है, वो डिस्टेंस k², तो हमें I इज इक्वल टू क्या मिलेगा, mk²। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है k, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन। मतलब डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट वेयर the whole mass of the body is supposed to be concentrated, that distance from the axis of rotation, that distance is called as radius of gyration। और इस पॉइंट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होल बॉडी का रहेगा, उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इस पॉइंट पे मिलेगा, क्योंकि इस पॉइंट पे बॉडी का पूरा मास कॉन्सेंट्रेट हुआ है। इसी को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो ये रेडियस ऑफ जाइरेशन हम कैसे निकालते हैं, कल हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे, उसमें से ही एक एग्जाम्पल लेके हम लोग रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालेंगे। तो देखो, बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है वहां पे एम्प्लॉय को बोला जाता है कि ये जो पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कोई पार्ट दिया है, कंसीडर करते हैं ये व्हीकल है, इस व्हीकल का ये जो व्हील है, इस टायर को फिट करना है। ये तो अभी रेगुलर शेप की बॉडी है, इसको फिट करने के लिए कंपनी ने बोला कि इसको फिट कर दो। तो पहले एम्प्लॉय क्या पूछेगा कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो डायरेक्टली नहीं पूछेगा, वो पूछेगा इसका रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या है। और रेडियस ऑफ जाइरेशन दिया होता है तो वो रेडियस प्रैक्टिकली उसको निकाला जाता है। एक्चुअली रेडियस ऑफ जाइरेशन दिया रहेगा तो ये वो एम्प्लॉय क्या करेगा, इस टायर का मास मेजर करेगा और उसको उस रेडियस ऑफ जाइरेशन को मल्टीप्लाई करके उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा उस बॉडी का। ऐसे निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के बाद उसको पता चल जाएगा कि ये जो बॉडी है ये कितना अंदर से, उसकी बेसिक प्रॉपर्टी कितनी है अंदर से कि वो कितनी मोशन एक्वायर कर सकती है। ऐसे वो लोग उसकी कैपेसिटी निकालते हैं। तो इसी को कहा जाता है रेडियस ऑफ जाइरेशन। अब देखते हैं कि इसको रेडियस ऑफ जाइरेशन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला यूज करके कैसे निकाला जा सकता है। एक एग्जांपल देके बताती हूँ। कल हमने सर्कुलर रिंग का एग्जांपल लिया था, वही एग्जांपल लेते हैं। सर्कुलर रिंग का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था mr², I इज इक्वल टू mr²। तो I का फॉर्मूला क्या अभी मैंने बताया, रेडियस ऑफ जाइरेशन का यूज करके, दैट इज mk²। ये दोनों I LHS इक्वल है, इनको RHS को भी इक्वल कर दो तो हमें मिलेगा mr² इज इक्वल टू mk²। तो यहाँ पे मास तो बॉडी का चेंज नहीं होने वाला, बॉडी कहीं से भी रोटेट करे, कौन से भी एक्सिस ऑफ रोटेशन से रोटेट करे, बट उसका मास चेंज नहीं होने वाला। तो यहाँ पे k² मतलब k इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, r मिलेगा। तो रिंग के लिए रेडियस ऑफ जाइरेशन उतनी है जितनी ज्योमेट्रिकल रेडियस है। देखो, बॉडी की दो रेडियस होती है, एक होती है ज्योमेट्रिकल रेडियस और दूसरी होती है रेडियस ऑफ रोटेशन, उसी को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। तो यहाँ पे k इज इक्वल टू रेडियस ऑफ जाइरेशन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिकल रेडियस हमें मिलेंगी। तो देखो बच्चों, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन and a point at which the whole mass of the body is supposed to be concentrated so that to possess the same moment of inertia as that of body about the same axis. So this is the proper definition of radius of gyration. No need to write this. I have given the notes also at the end of the video. So how we can find the formula of this radius of gyration is what? As we know that I is equal to mk², पता है हमें ये फॉर्मूला है, तो इससे आप k निकाल सकते हैं। तो k² इज इक्वल टू m विल बी शिफ्ट टू दैट साइड, दैट विल बी डिवाइड ऑब्वियसली। तो सिर्फ k चाहिए, दैट इज द k²। तो हमें फॉर्मूला मिलेगा k इज इक्वल टू √I डिवाइड बाय m। तो ये फॉर्मूला हमें मिलता है रेडियस ऑफ जाइरेशन का, जो कहीं पे भी हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद इसका SI यूनिट क्या आएगा, देखो SI यूनिट हमें मिलेगा, यहाँ पे I का SI यूनिट क्या रहेगा, दैट इज kg मीटर², क्योंकि mr² है, और नीचे है मास मतलब kg, तो kg गेट कैंसल। तो यहाँ पे √m² स्क्वायर रूट गेट कैंसल, ओनली मीटर ऑब्वियसली। रेडियस ऑफ जाइरेशन है
मतलब रेडियस है, तो रेडियस का यूनिट क्या रहेगा, मीटर ही रहेगा। दैट मीन्स डायमेंशन भी क्या रहेगा इसका, जो रेडियस का रहेगा। तो डायमेंशन इज इक्वल टू L1, M1 है, M0 है और T भी 0 है, ये रहेगा उसका डायमेंशन। और निकालते कैसे, वो तो मैंने ऑलरेडी एग्जांपल्स देके आपको बताया है। अब देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन को। ऑब्वियसली तो पहला फैक्टर रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। कैसे देखो, अगर ये मास, ये बॉडी का मास देखो, ये कैप में निकाल लेती हूँ। अब बॉडी का मास इस साइड में ज्यादा है, इस साइड में कम है, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो गया। तो यहाँ पे पहले अगर सेंटर ऑफ मास कंसीडर करते हैं, यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास चेंज हो गया। मतलब सेंटर ऑफ मास आपको यहाँ पे मिल रहा है, इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं अभी कैप लगा देती हूँ। तो अब क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास चेंज हो गया। पहले इस साइड मास ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट था, अब इस साइड मास ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट है। तो पहले जो बॉडी यहाँ पे बैलेंस कर रही थी, अब थोड़ा हमें इधर जाना पड़ेगा। मतलब आपका सेंटर ऑफ मास चेंज हो गया, मतलब पॉइंट चेंज हो गया। जहां पे पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेट है, वो पॉइंट चेंज हुआ, मतलब उसका डिस्टेंस भी चेंज हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो डिस्टेंस चेंज होने की वजह से हमें पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग मिलेगा। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी पे रेडियस ऑफ जायरेशन बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। उसके बाद सेकेंड फैक्टर है पोजीशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ऑब्वियसली देखो, रेडियस ऑफ जायरेशन का मतलब होता है पॉइंट एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब पहले सपोज ये बॉडी को हम यहां से रोटेट कर रहे हैं, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रहेगा। अब मैंने इस बॉडी को यहां से रोटेट किया, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गया। पहले यहाँ पे था, सपोज सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, तो ये दोनों के बीच में इतना ही डिस्टेंस था एक्सिस ऑफ रोटेशन और उस पॉइंट में। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे आ गया, तो डिस्टेंस देखो कितना चेंज हो गया। मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन चेंज हो गई, तो डिस्टेंस भी चेंज हो गया, रेडियस ऑफ जायरेशन। तो इसका मतलब पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। और तीसरा है शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। ऑब्वियसली देखो, बॉडी का शेप कैसा है उसके ऊपर उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होता है। मतलब सपोज बॉडी ऐसी रेगुलर शेप की है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे रहेगा। इसी बॉडी को हम लोग ऐसे लेते हैं, उसका सेंटर ऑफ मास कहीं और चला जाएगा, सेंटर में नहीं रहेगा। इसका मतलब बॉडी का शेप जो है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है रेडियस ऑफ जायरेशन के लिए। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर रेडियस ऑफ जायरेशन डिपेंड करता है। तो बच्चों, अभी इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस पूछे गए, आपके नोट्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है इसी से रिलेटेड। स्टेट वेदर द ट्रू और फॉल्स, इफ फॉल्स रीराइट द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट देखो क्या दिया है, लार्जर द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन नियरर इज द मास फ्रॉम द एक्सिस। मतलब क्या देखो, इसका मतलब पहले जान लो। उन्होंने बोला है कि ये एक्सिस, एक बॉडी लेते हैं हम लोग, ये बॉडी है मान लो, इसका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो मास जितना ज्यादा, मान लो एक पार्टिकल हमने यहाँ पे लिया, यहाँ पे एक पार्टिकल लिया, तो ये मास जितना एक्सिस के नजदीक होगा, मतलब यहाँ पे आ गया, ये मास पहले यहाँ पे था, मान लो ये डिस्टेंस इसका m1 लेते हैं, ये इतना डिस्टेंस है, और दूसरा मास हम यहाँ पे लेते हैं m2, इसका डिस्टेंस इतना है। तो उन्होंने क्या बोला है कि जो नियरर वैल्यू है, नियरर मास है, उसका रेडियस ऑफ गायरेशन ज्यादा रहेगा, और जो फादर है उसका रेडियस ऑफ गायरेशन कम रहेगा। ऐसा उनका मीनिंग है। लार्जर द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन नियरर इज द मास। ओके, तो पहले रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला? I इज इक्वल टू क्या होता है, एम के स्क्वायर। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, I डिवाइड बाय एम बनेगा। तो के इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट आएगा I डिवाइड बाय एम। तो I का फॉर्मूला क्या है, एम आर स्क्वायर। मतलब अभी अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया, एम आर स्क्वायर डिवाइड बाय एम। ओके, तो यहाँ एम एम कैंसिल होता है और हमें मिलता है k इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर। मतलब r पे डिपेंड है। अगर r आपका बढ़ रहा है, r आपका बढ़ रहा है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन भी बढ़ रहा है, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर r जितना बढ़ाओगे उतना k बढ़ेगा, r जितना कम करोगे उतना k कम होगा। अभी यहाँ पे r ज्यादा है, देखो r ये दूर है ना, तो ये r ज्यादा है,
इसका मतलब इस पार्टिकल का रेडियस ऑफ गायरेशन भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। यहाँ आर कम है तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन भी क्या रहेगा, कम रहेगा। तो इन्होंने क्या बोला है कि नियरर, ये जितना नज़दीक रहेगा उतना रेडियस ऑफ गायरेशन ज़्यादा रहेगा, बट हमारा क्या आ रहा है, कम आ रहा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, देखो आंसर में आपको बस इतना लिखना है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये आंसर आप लोग लिखोगे। क्यों, लार्जर द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन फार्दर द मास फ्रॉम द एक्सिस। मास जितना दूर रहेगा, फार्दर मतलब दूर, मास जितना दूर रहेगा उतनी रेडियस ऑफ गायरेशन ज्यादा रहेगी, जो कि मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाई है। ठीक है, तो ये हुआ पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कंपेयर द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग एंड यूनिफॉर्म डिस्क, what can you compare the radius of gyration of uniform ring and uniform disk, what can you inference from it। देखो दोनों की वैल्यू हमें कंपेयर करनी है, रेडियस ऑफ गायरेशन की यूनिफॉर्म रिंग एंड यूनिफॉर्म डिस्क की। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको दोनों का रेडियस ऑफ गायरेशन पता होना जरूरी है। तो हम लोग लेते हैं आई आर इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, उसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया, क्या होता है, एम आर स्क्वायर। उसके बाद आई डी लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने स्टडी किया, कितना होता है, हाफ एम आर स्क्वायर। ओके, अब दोनों का रेडियस ऑफ गायरेशन भी ले लेते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रिंग कितना आएगा, उसको हम के आर से डिनोट करेंगे। रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रिंग दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, एम के स्क्वायर, राइट ना। देखो रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला आपको याद है, पहले बताती हूँ, डिराइव ही करके देती हूँ। तो रेडियस ऑफ गायरेशन आई आर इज इक्वल टू क्या होता है, एम के स्क्वायर होता है, बट आई आर इज इक्वल टू और क्या है, एम आर स्क्वायर भी है। ये आई आर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर है, और आई आर इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन क्या आएगा, एम के स्क्वायर आएगा। तो इन दोनों को कंपेयर करो, ये साइड इक्वल है तो ये साइड भी इक्वल रहेगी। एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, एम के स्क्वायर। एम एम कैंसल होता है, तो k इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, r मिलेगा। ये रेडियस ऑफ गायरेशन किसका है, रिंग का है, तो के आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, r मिलेगा। इसी तरह हम लोग डिस्क का भी निकालेंगे। तो यहाँ आई डी इज इक्वल टू क्या है, हाफ एम आर स्क्वायर। आई डी इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन एम के डी स्क्वायर लिखेंगे, ये आर स्क्वायर था, वैसे ये के डी स्क्वायर आएगा। अब इन दोनों को कंपेयर करो, एम के डी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये एम एम कैंसल होगा, और के डी इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, के डी इज इक्वल टू ये आर स्क्वायर डिवाइड बाय क्या है 2, लेकिन यहाँ स्क्वायर है, ये स्क्वायर अगर हमने हटा दिया तो इधर क्या बनेगा, स्क्वायर रूट बनेगा। तो ये बनेगा आर, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, डिवाइड बाय 2√2 बनेगा। ठीक है, तो के डी इज इक्वल टू बनेगा आर डिवाइड बाय √2। के आर इज इक्वल टू क्या मिला, आर, के डी इज इक्वल टू क्या मिला, आर बाय √2। उन्होंने आपको इन दोनों को कंपेयर करने के लिए बोला है, तो दोनों के कंपैरिजन में मुझे बताओ क्या आपको आंसर मिल रहा है। हमें के आर मिल रहा है आर, और के डी मिल रहा है आर बाय √2। कौन ज्यादा है कौन कम है, इससे हमें पता चलता है कि ये डिवाइड बाय √2 है, और ये पूरा के पूरा आर हमें मिल रहा है। लेकिन इसमें कुछ क्वांटिटी कम हो रही है, मल्टीप्लाई होती तो बढ़ती, लेकिन डिवाइड है तो कम हो रही है। इसका मतलब डिस्क में वैल्यू कम है और रिंग में वैल्यू ज्यादा है, तो हम लिखेंगे के डी इज लेस देन के आर। ये दोनों का कंपैरिजन हुआ। तो आपको पूछा कंपैरिजन, तो आप ऐसे ही लिखोगे, दोनों का कंपैरिजन क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क इज लेस देन रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रिंग। ओके, इट शोज मैथमेटिकली। और इसी से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि रिंग में जो मास है, एंटायर मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड, कहाँ पे होता है, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट डिस्टेंस आर। पूरा मास डिस्टेंस आर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और डिस्क से हम बोल सकते हैं कि मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड, मास कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम, जैसे कि ये डिस्क है तो इसका मास यहां से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ऐसे, मतलब 0 से r तक, फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम
0 to r, ये कंक्लूजन रहेगा। ऐसे आप लोग इसका आंसर लिखोगे, ठीक है, रिंग और डिस्क का कंपैरिजन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन देखो क्या है, डिस्कस द नेसेसिटी ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, डिफाइन इट। ऑलरेडी हमने इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, तो आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे इसके अंदर। उसके बाद ऑन व्हाट फैक्टर्स डज इट डिपेंड एंड इट डज नॉट डिपेंड, कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है वो भी मैंने आपको बताया है। कौन से फैक्टर पे नहीं डिपेंड करती, मास पे नहीं डिपेंड करती, ये आपको लिखना है। उसके बाद कैन यू लोकेट सम सिमिलैरिटी बिटवीन द सेंटर ऑफ मास एंड रेडियस ऑफ गायरेशन, तो इससे हमें फॉर्मूला लिखना है। बताती हूँ मैं आपको इसका आंसर कैसे लिखोगे। और उसके बाद व्हाट कैन यू इन्फर इफ अ यूनिफॉर्म रिंग एंड अ यूनिफॉर्म डिस्क हैव द सेम रेडियस ऑफ गायरेशन। अब देखो इसका आंसर क्या लिखना है। डेफिनेशन तो आप लिख लोगे, फैक्टर्स भी मैंने ऑलरेडी बताए हैं। अब अगर इन दोनों का रेडियस ऑफ गायरेशन सेम रहा तो आप क्या कंक्लूड कर सकते हो। उन्होंने बोला है कि रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्वल टू क्या है, रेडियस ऑफ डिस्क, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रिंग इज इक्वल टू रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क। इसका आंसर देखो क्या लिखोगे। तो हमें अभी हमने के आर का फॉर्मूला निकाला, के आर इज इक्वल टू क्या था, आर, अभी मैंने आपको निकाल के दिया। एंड के डी इज इक्वल टू क्या बताया, आर बाय रूट 2। ये दो फॉर्मूलेज हमने निकाले। अब इन्होंने बोला कि ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब आर इज इक्वल टू क्या है, आर बाय रूट 2 है। आर किसका है, रिंग का, और ये आर किसका है, डिस्क का। तो आर इज इक्वल टू क्या है, आर डी बाय रूट 2। तो आर डी इज इक्वल टू क्या बनेगा, रूट 2 इंटू आर ऑफ आर, ठीक है, ये फॉर्मूला बनेगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ डिस्क इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स रेडियस ऑफ रिंग। बस इतना ही लिखना है हमें इसके आंसर में, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना। तो इसका आंसर मैंने नोट्स में लिख के दिया है बहुत अच्छे से। इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन बड़ा है, बहुत सारे क्वेश्चंस को कंबाइन किया है, मतलब डिफाइन रेडियस ऑफ गायरेशन ये भी इसके अंदर ही आ गया, स्टेट द फैक्टर्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ये भी इसके अंदर ही आ गया, एंड इफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रिंग एंड रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क इज इक्वल देन डिस्कस दैट। ओके, ये भी इसके अंदर ही आ गया। 3 क्वेश्चंस के आंसर एक ही क्वेश्चन में उन्होंने दिए हैं, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो ये था लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके, तो ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हुआ, ऐसे में डिक्लेयर करती हूँ। सभी क्वेश्चंस इसके रिलेटेड मैंने नोट्स में दिए हैं, आप लोग नोट्स कॉपी करते चलो और साथ में उसके क्वेश्चंस भी लर्न करते चलो, ठीक है। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।